से पल पल की जानकारी ली है। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि रेस्क्यू अभियान को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए तथा फंसे हुए श्रमिकों को बाहर निकालने के लिए सभी उपलब्ध संसाधनों और तकनीकी विशेषज्ञता का पूरी ताकत से उपयोग किया जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज स्वयं घटनास्थल पहुंचकर राहत एवं बचाव कार्यों की उच्च स्तरीय समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने सीधे टनल के अंदर जाकर रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया और अभियान में जुटी टीमों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री धामी ने घटनास्थल पर पहुंचकर आपदा और राहत कार्यों में जुटी विभिन्न एजेंसियों से पल पल की जानकारी ली है। तो रेस्क्यू ऑपरेशन को सर्वोच्च प्राथमिकता के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए हैं। स्वयं घटनास्थल पर पहुंचकर बचाव दल को आवश्यक निर्देश दिए। फंसे श्रमिकों को निकालने में फिलहाल पूरी टीम जो लगी हुई है। टनल के हादसे के बाद मौके पर पहुंचे सीएम धामी। घायल लोगों से ऐसा अनुमान यहां पर बताया गया कि 22 लोग कुल काम कर रहे थे, उसमें से 3 लोगों को छोड़ के बाकी सभी लोग रेस्क्यू हो गए हैं और जो गंभीर रूप से घायल हैं उनको यहाँ एडमिट किया है अस्पताल में। और कुछ लोगों के लिए बेस में भी बात की गई है कि बेस में अगर जिनको भेजना है बेस में भेजा जाएगा। और एम्स ऋषिकेश में भी सारी व्यवस्थाएं वहाँ की गई हैं। यहाँ पर बचाव के लिए और खोजबीन के लिए सभी प्रकार की एजेंसियाँ यहाँ पर हैं। एनडीआरएफ भी है, एसडीआरएफ भी है, आईटीबीपी के लोग भी हैं। उत्तराखंड के जो हमारा आपदा प्रबंधन डिपार्टमेंट है वो सारा का सारा यहाँ पर काम कर रहा है। तो और इसको हम जो ज़्यादा हॉर्स पावर के जो पंप सेट हैं उसको हम लगा के पानी को नियंत्रित इवैक्यूएट कर रहे हैं। लेकिन अभी जैसा कि आप देख रहे हैं कि बारिश काफ़ी हो रही है, इससे कि थोड़ा सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में कुछ दिक्कतें हो रही है। तो हमने अभी एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जो हमारा पुलिस और फायर सर्विस की जो टीम है उनको हम लोगों ने ये बोला है कि अब ये मैनुअली इसको सर्च करें और मीटर स्क्वायर पे ये अपना सर्च करें। तो क्योंकि एरिया काफ़ी लंबा है, क्योंकि लगभग 1.25 किलोमीटर लंबा एक स्ट्रेच है जहाँ पर कि हम जो सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन का हम चला रहे हैं। देखिए, राहत बचाव कार्य कल शाम से लगातार चल रहा है। राहत बचाव कार्य करने वालों में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस, फायर, सीआईएसएफ, टीएसडीसी के, डीडीआरएफ और बाकी लोग हैं। लगातार काम चल रहा है। जो राहत बचाव कार्य करने वाले हैं पूरा सुरक्षित तरीके से काम कर रहे हैं। कल तक काफ़ी लोगों को निकाला हम लोगों ने, जिसमें से 12 लोग को सुरक्षित बचाया गया है। स्थान पे अभी हम मौजूद हैं। ये टीएसडीसी द्वारा बनाई जा रही निर्माणाधीन विद्युत परियोजना है। बीते कल को यहाँ पे टनल में मलबा और पानी आने से करीबन 22 लोग इसमें फंसे हुए, जिसमें से 7 लोगों की घटना स्थल पर यहाँ पे मृत्यु हुई है और बाकी लोगों को सुरक्षित बचाया गया। कुछ समय पूर्व यहाँ पे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी पहुँचे। उन्होंने बताया कि लगातार रेस्क्यू अभियान जारी रहेगा जब तक सभी लोगों को निकाला नहीं जाएगा। और अभी फिलहाल 3 लोग वहाँ ये घटनास्थल है जहाँ पे फंसे हुए हैं। राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है और प्रशासन की टीम मुस्तैदी से उनको निकालने का काम कर रही है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और अन्य टीमें यहाँ पे राहत बचाव कार्य में जुटी हुई है। के न्यूज़ के लिए पीपल कोटी से अनिल राणा। मौके पर पहुंचे मुख्यमंत्री धामी। सीएम ने टनल के अंदर रेस्क्यू का जायजा लिया है। तो चमोली में टनल हादसा जिसमें मुख्यमंत्री मौके पर पहुंचे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन को सर्वोच्च गुणवत्ता के साथ कंप्लीट करने के निर्देश दिए हैं। बचाव टीमों से सीएम ने पल पल की जानकारी ली है। फंसे श्रमिकों को निकालने में पूरी टीम जुटी है। अनिल राणा हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। अनिल, जिस तरीके से चमोली में टनल हादसा हुआ है, मुख्यमंत्री ने मौके पर पहुंचकर राहत बचाव कार्य का जायजा लिया है। इस दौरान जो घायल लोग थे अस्पताल में उनसे भी जाकर मुलाकात की है। क्या कुछ अहम जानकारी इस दौरान सामने आ रही है, अहम अपडेट? अनिल राणा, आप हमें सुन पा रहे हैं? पुष्कर सिंह धामी जी आज पीपल कोटी जहाँ पे ये टनल है, जहाँ पे ये हादसा हुआ, वहाँ घटनास्थल पे पहुंचे और उन्होंने देखा कि राहत और बचाव कार्य किस तरह से यहाँ पे किया जा रहा है।
और उसके बाद वो गोपेश्वर पहुंचे। वहाँ गोपेश्वर में जो अस्पताल है, जिला चिकित्सालय है, वहाँ पे जाकर के उन्होंने जो घायलों का हाल चाल जाना कि और उनके इलाज के लिए उन्होंने पूरी समुचित व्यवस्था की। बात कही है, बताते चले कि जो कल है ये घटना 6:30 और 7 बजे के बीच में ये घटना घटी है। इसमें टनल हादसे में वहाँ पे 7 लोगों ने अपने जीवन लीला, उनकी 7 लोगों की जीवन लीला इस घटना में समाप्त हुई है और 3 लोग अभी भी वहाँ फंसे हुए हैं मलबे में। और ये वहाँ पे राहत और बचाव का कार्य लगातार जारी है। बीच में आपने देखा होगा कि किस तरीके से एसडीआरएफ की टीम वहाँ पे रात के सारे वहाँ उनको खोजने का काम कर रही है। लगातार बचाव और राहत का कार्य अभी भी जारी है। चमोली जिले में जगह जगह अभी भी भारी बारिश का मौसम बना हुआ और बारिश में लगातार यहाँ मौसम चल रहा है। जी बिल्कुल अनिल, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मुख्यमंत्री घटनास्थल पर पहुंचे और राहत बचाव कार्य का जायजा लिया है और टनल में फिलहाल 3 लोग बताए जा रहे हैं अभी जो फंसे हुए हैं। बाकी लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। सीएम ने टनल के अंदर जाकर खुद रेस्क्यू का जायजा लिया है और जो बचाव दल है उनसे जो है उनको आवश्यक दिशा निर्देश भी मुख्यमंत्री ने दिए हैं। और अब बात करेंगे नवोदय विद्यालय में हड़ताल की। कन्नौज के जवाहर नवोदय विद्यालय में खराब खाना, पेयजल संकट और अभद्र व्यवहार के आरोपों को लेकर छात्रों ने हंगामा कर दिया है। करीब 95 छात्रों ने हॉस्टल बंद कर भूख हड़ताल शुरू कर दी है। छात्रों ने प्रधानाचार्य के साथ मेस के हेड कुक और सामाजिक विज्ञान के शिक्षक पर भी कार्रवाई की मांग की है। ये रिपोर्ट देखिए। नवोदय विद्यालय में हंगामा, अभद्र भाषा और खराब खाना, कुक और शिक्षक पर कार्रवाई की मांग। डीएम ने देखे बदतर इंतजाम। अनौगी स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय में 10वीं से 12वीं तक के छात्रों ने नाश्ता लेने से इनकार कर दिया। छात्रों का आरोप है कि मेस में खराब खाना दिया जाता है। कई बार कच्चे चावल परोसे गए, जबकि बुधवार को खाना कम पड़ने से कई छात्रों को भोजन नहीं मिला। छात्रों ने पेयजल, स्वच्छता और खेल सुविधाओं की कमी की भी शिकायत की। छात्रों ने प्रधानाचार्य पर अभद्र भाषा के इस्तेमाल का आरोप लगाया। उनका कहना है कि स्वतंत्रता दिवस की तैयारी के दौरान भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाने पर प्रधानाचार्य नाराज हुए। हालांकि प्रधानाचार्य ने इन आरोपों से इनकार कर दिया। तो हम लोगों ने नारे लगाए थे, भारत माता की जय, वंदे मातरम, सिर्फ 2 नारे लगाए थे। पीछे हम लोग खड़े होते हैं, 2 ही नारे लगाए थे ये। तो प्रिंसिपल गुस्से में आए, उन्होंने बोला कि तुम लोग अपने लिए शोक मौन रखो। क्या हम मर गए थे कि हमारे लिए व्रत रखो, ये मौन रखवाया गया? या प्रिंसिपल जो इतने ऊंचे ओहदे पर हैं वो ऐसा बोलना चाहिए था? लेकिन वो सुबह आकर गंदे शब्द, गू हो तो ये हो वो हो, गंदे गंदे शब्द हमारे लिए यूज करते हैं। कहते हैं नाली के कीड़े हो, नाली में जियोगे, नाली में मर जाओगे। अब मेस में खाने की सही व्यवस्था नहीं होती, हाउस में लाते हैं। खाने की व्यवस्था इसलिए नहीं क्योंकि 550 बच्चे हैं, वहाँ पर ना तो फैन लगा है, ना कोई फैन, वैसे गैस फैन नहीं लगे हैं, तो सफोकेशन होती है। कई बार बोला, समझ ही नहीं आता है। खाना चेंज के लिए बोला, नाम की मैस मीटिंग होती है कि हाँ मैस मीटिंग आओ, बच्चों की सुनी जाएगी, खाना चेंज होगा, लेकिन वही सब मिलता है। मामले की जानकारी पर DIOS, SDM, COCT समेत प्रशासनिक अधिकारी विद्यालय पहुंचे। समझाने के बाद भी छात्र डीएम को मौके पर बुलाने की मांग पर अड़े रहे। एसडीएम ने मोबाइल फोन से छात्रों की डीएम आशुतोष मोहन अग्नोत्री से बात कराई। देर शाम डीएम और एडीएम विद्यालय पहुंचे और करीब आधे घंटे तक छात्रों से बातचीत की। डीएम ने प्रधानाचार्य के तबादले के लिए नवोदय विद्यालय समिति को पत्र लिखने और भोजन व्यवस्था सुधारने का आश्वासन दिया। डीएम ने छात्रों के साथ मेस में भोजन भी किया। इस विद्यालय में बच्चों को कुछ अपनी कठिनाइयाँ थी, जिसमें हम लोग आज गए और उनके बीच वार्ता की। जहाँ वो रह रहे थे उनके हॉस्टल में, उन्हीं के बीच हम लोग बैठे। सभी बच्चे अनुशासित हैं, अच्छे बच्चे हैं और मेरिट में ये लोग सेलेक्ट होकर के यहाँ आए हैं। विधिवत रूप से उनको सुना गया है। जो उनकी कठिनाइयाँ थीं उनके बारे में हम लोग दूर करेंगे उनको, और सरकार हर तरीके से विद्यार्थियों के साथ है और मेधावी विद्यार्थियों के साथ भी है। किसी प्रकार की कोई कठिनाई इन लोगों को नहीं होने देंगे। गत वर्ष हम लोग यहाँ आए थे तो एक समस्या आई थी कि जनरेटर नहीं था। हम लोगों ने 25 किलोवाट का जनरेटर दिया था यहाँ। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार जो क्रिटिकल गैप का फंड रहता है, उससे हम लोगों ने यहाँ जनरेटर लगवाया था।
सरकार हर तरीके से विद्यार्थियों के साथ है, किसी प्रकार की कठिनाई इन लोगों नहीं होने देगी। छात्रों ने विद्यालय की अव्यवस्थाओं के लिए शांतिपूर्ण भूख हड़ताल का जो कदम उठाया वह कारगर साबित हुआ। डीएम के आश्वासन के बाद छात्रों ने भूख हड़ताल खत्म कर दी और अब प्रशासनिक जांच में भोजन व्यवस्था और स्टाफ की लापरवाही के आरोपों की सच्चाई सामने आएगी। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। और अब बात करेंगे आगरा में तिरंगे के अपमान की। आगरा में हर घर तिरंगा अभियान के बीच आगरा के सिकंदरा इंडस्ट्री एरिया में कूड़े के ढेर में सैकड़ों तिरंगे और भगवा झंडे मिलने से हड़कंप मच गया है। झंडों के कूड़े में पड़े होने का वीडियो जो है वो सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। शिकायत मिलने के बाद सिकंदरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और कूड़े से सैकड़ों तिरंगे और भगवा झंडे बरामद किए। मामले की जानकारी सामने आने के बाद हिंदुवादी संगठनों ने नाराजगी जताई है। तो सिकंदरा इंडस्ट्री एरिया में कूड़े के ढेर में मिले हैं ये सैकड़ों तिरंगे और भगवा झंडे। शिकायत पर मौके पर पहुंची सिकंदरा पुलिस। आप ये तस्वीरों में देख सकते हैं, आगरा में हर घर तिरंगा अभियान के बाद कहीं ना कहीं ये तिरंगे और झंडे देखने को मिले हैं। तो कूड़े में तिरंगा और भगवा झंडे मिलने के बाद लोगों में आक्रोश भी है। हर घर तिरंगा अभियान के दौरान ये हड़कंप देखने को मिला। सिकंदरा इंडस्ट्रियल एरिया में कूड़े के ढेर में मिले हैं ये सैकड़ों तिरंगे और भगवा झंडे। तो आगरा में हर घर तिरंगा अभियान के दौरान हड़कंप मच गया। आपको बता दें, जिस तरीके से कूड़े के ढेर में तिरंगा झंडा और उसके साथ ही भगवा झंडा मिलने के बाद लोगों ने पुलिस से इसकी शिकायत की है और शिकायत के बाद मौके पर पहुंची सिकंदरा थाना पुलिस। हमारा काम है कानून का सपोर्ट करना, कानून की सपोर्ट लेना। अगर कानून तो पुलिस से शिकायत के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और इन झंडों को जो है वो वहां से उठाया गया है। लोगों ने उन झंडों को इकट्ठा करके पुलिस के पास शिकायत करने पहुंचे। हमारे जितने मिलिट्री वाले हनुमान जी का वो तो नहीं है, ये उठा लो, ये हमारा। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अजेंद्र चौहान आगरा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजेंद्र, आगरा में हर घर तिरंगा अभियान के दौरान हड़कंप मच गया। जिस तरीके से कूड़े के ढेर में सिकंदरा इंडस्ट्रियल एरिया क्षेत्र में कूड़े के ढेर में बड़ी संख्या में तिरंगा और भगवा झंडे मिलने के बाद जो है पुलिस से शिकायत की गई है। क्या है पूरा मामला? कल 15 अगस्त का दिन है, स्वतंत्रता दिवस है, और लेकिन जिस तरह से आज देर रात आगरा के थाना सिकंदरा इलाके में इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर हजारों की संख्या में काफी संख्या में भगवा झंडे और तिरंगा झंडे यहाँ पर कूड़े के ढेर में मिले। उसके बाद हड़कंप मच गया यहाँ पर और सीसीटीवी फुटेज पुलिस के द्वारा खंगाले गए तो एक गाड़ी वहां पर इसको फेंकते हुए नजर आई, इन झंडों को। अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने थाना सिकंदरा में मुकदमा दर्ज कराने के लिए प्रार्थना पत्र दिया और हिंदूवादी नेताओं ने कहा कि तिरंगे और भगवे ध्वज के अपमान पर कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। अगर इन मुकदमा दर्ज नहीं होगा तो डीएम कार्यालय के बाहर पहुंचकर यहाँ पर प्रदर्शन करेंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस तरह से तिरंगे का अपमान यहाँ किया गया है, ये कहीं ना कहीं किसी रैली से या किसी तरीके से ये कहाँ से झंडे आए ये जांच का विषय है। लेकिन एक बहुत ही शर्मसार करने वाली ये तस्वीरें हैं कि जहाँ एक और देश और देश प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री तमाम देश स्वतंत्रता दिवस मनाने की तैयारियां चल रही है, तमाम तिरंगा यात्रा चल रही है मोदी सरकार की तरफ से, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह का वीडियो जो मिल रहा है, वीडियो प्रकाशित हो रहा है, झंडे यहाँ कूड़े के ढेर में मिले हैं, ये कहीं ना कहीं बहुत अपमानित करने वाला वीडियो है। जी हाँ बिल्कुल अजेंद्र, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक तरफ देश जो है स्वतंत्रता दिवस मना रहा, दूसरी तरफ जो हमारे देश का सम्मान है झंडा तिरंगा वो कूड़े के ढेर में है और ऐसे में तमाम सवाल उठ रहे हैं और ऐसे गैर जिम्मेदार लोग जो झंडे का इस्तेमाल करते हैं और उसको कूड़े के ढेर में फेंक देते हैं तो कहीं ना कहीं लोगों में आक्रोश भी है। तो फिलहाल हमारे स्पेशल बुलेटिन में वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे ड्रग्स का नाइजीरिया कनेक्शन।
खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद हमारे स्पेशल बुलेटिन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बात करें ड्रग्स का नाइजीरिया कनेक्शन। ग्रेटर नोएडा में मुंबई एटीएस और ग्रेटर नोएडा पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 2 नाइजीरियाई महिलाओं को ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया गया है। दोनों के कब्जे से ओमिक्रॉन सेक्टर स्थित एक फ्लैट से 2688 ग्राम मेथाम फेटामाइन और रॉ मटेरियल इसका जो है वो बरामद किया गया है। बरामद ड्रग्स की अनुमानित कीमत करीब 5.40 करोड़ रुपए बताई जा रही है। जांच में सामने आया है कि दोनों महिलाएं पिछले करीब 2 महीने से फ्लैट में रह रही थी। फ्लैट किराए पर लेने वाली महिला कार्रवाई के दौरान फरार हो गई। मुंबई एटीएस उसकी तलाश में जुटी है। गिरफ्तार दोनों महिलाओं को ट्रांजिट रिमांड पर मुंबई ले जाया गया है। एजेंसियां जो है अब पूरे ड्रग्स नेटवर्क की कड़ियां खंगालने में जुटी हुई हैं और ये पता लगाने का प्रयास कर रही हैं कि ड्रग्स की सप्लाई कहां से होती थी और नेटवर्क में कौन कौन से लोग शामिल हैं। तो मुंबई एटीएस और ग्रेटर नोएडा पुलिस की संयुक्त कार्रवाई देखने को मिली है। ओमिक्रॉन सेक्टर फ्लैट से 2688 ग्राम ड्रग्स बरामद हुई है, जिसकी कीमत लगभग 5.5 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। ड्रग्स के साथ 2 नाइजीरियाई महिलाएं जो है गिरफ्तार की गई हैं। मुंबई एटीएस और ग्रेटर नोएडा पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में नाइजीरियाई महिलाएं गिरफ्तार की गई हैं। तो ड्रग्स और रॉ मटेरियल की कीमत करीब 5.5 लाख रुपए 5 करोड़ 40 लाख रुपए बताई जा रही है। ड्रग्स के साथ 2 नाइजीरियाई महिलाएं गिरफ्तार की जा चुकी हैं। मुंबई एटीएस और ग्रेटर नोएडा पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में यह कामयाबी हासिल हुई है। तो ड्रग्स और रॉ मटेरियल की कीमत करीब 5 करोड़ 40 लाख रुपए बताई जा रही है। ड्रग्स के साथ 2 नाइजीरियाई महिलाएं गिरफ्तार की गई। और अब बात करेंगे रास्ता नहीं कैसे पाएं पार। आगरा के फतेहाबाद क्षेत्र में डिलीवरी के बाद प्रसूता और नवजात को घर ले जाने के लिए परिजनों को जान जोखिम में डालकर आपको बता दें उडकन नदी जो है वो पार करनी पड़ी है। रास्ता नहीं होने के कारण ग्रामीणों को नदी से होकर गुजरने के लिए मजबूर होना पड़ा है। उडगन नदी जो है उसको पार करके जाना पड़ रहा है। इसी दौरान प्रसूता को ट्यूब के ऊपर चारपाई रखकर नदी पार कराने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि शुक्लालपुरवा गांव की महिला की फतेहाबाद में डिलीवरी हुई थी। डिलीवरी के बाद परिजन महिला और नवजात को लेकर घर लौट रहे थे। गांव तक पहुंचने के लिए उडगन नदी पार करनी पड़ी, जिसके चलते ग्रामीणों ने ट्यूब पर चारपाई रखकर प्रसूता को नदी के दूसरी ओर पहुंचाया। तो ये तस्वीरें कहीं ना कहीं बड़े सवाल खड़े करते हैं कि आज़ादी के इतने वर्षों के बाद अब हम 80वां आज़ादी का वर्ष मना रहे हैं और इतने समय के बाद मूलभूत सुविधाएं जो है वो कई क्षेत्रों में अब तक नहीं पहुंच पाई हैं। और ये सवाल कहीं ना कहीं उन जिम्मेदारों के ऊपर भी है जिनकी जिम्मेदारी थी ये बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने की। तो प्रसूता और नवजात को ट्यूब पर चारपाई पर रखकर नदी पार कराई गई है। इसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। डिलीवरी के बाद महिला को जान जोखिम में डालकर घर लाया गया। रास्ता नहीं होने से उडकन नदी पार करने को मजबूर हैं ग्रामीण। आगरा से ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। तो प्रसूता और नवजात को ट्यूब पर चारपाई पर रखकर नदी पार करानी पड़ रही है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं और इन तस्वीरों को देखकर आप सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि आज़ादी के 79 साल के बाद ये तस्वीरें हम देख रहे हैं। हमारे संवाददाता अजेंद्र चौहान इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजेंद्र, एक तरफ हम आज़ादी का 80वां जो है वर्ष मना रहे हैं, 79 साल आज़ादी के हो चुके हैं। दूसरी तरफ आज भी ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जो सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि हमने कितना विकास किया, कितनी मूलभूत सुविधाएं जो हमारे नागरिकों को मिलनी चाहिए वो कितनी मिल पाई हैं। जो तस्वीरें आगरा से आ रही हैं वो साफ तौर पर ये गवाही दे रही हैं। अजेंद्र, ये हालात दिखाती ये तस्वीरें हैं नेताओं और अधिकारियों की कारगुजारी को उजागर करने वाले ये वीडियो हैं, क्योंकि ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये आगरा के फतेहाबाद विधानसभा क्षेत्र के सुखपुरा गांव की तस्वीर है, जहां उडगन नदी के पास ये लोग रहते हैं। और अचानक महिला को प्रसूता को अस्पताल ले जाने की जब नौबत आई तो सड़क ढंग की सड़क नहीं थी, एम्बुलेंस आ नहीं सकती थी।
रात से थे नहीं, तो घर के ही लोगों ने, महिलाओं ने मिलकर अपने सर पर चारपाई रखकर पहले नदी तक ले गए। नदी तक ले जाने के बाद बड़े ट्यूब के ऊपर चारपाई रखी और चारपाई ले जाने के बाद महिला को अस्पताल लेकर गए और उसके बाद उसी कंडीशन में ये वापस लेकर आए। तो ये काफी वीडियो है, 1 मिनट 8 सेकंड का ये नदी के अंदर लाते ये वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुआ। और ये उन सारे सिस्टम को, ये जो विकास के दावे किए जा रहे हैं, चाहे वो विधायक वहां के मौजूदा हो या सांसद हो इस इलाके के, ये उन सभी नेताओं के, अधिकारियों के, जो भी सिस्टम में बैठे यहाँ आगरा में लोग हैं, और ये दिखा रहे हैं कि दावे जरूर लखनऊ से किए जा रहे हैं, लेकिन आगरा में उन दावों को पलीता लगाया जा रहा है, क्योंकि बहुत ही मानवता को शर्मसार करने वाली तस्वीरें हैं। एक महिला को अस्पताल ले जाने की व्यवस्था नहीं है, नवजात को नदी के अंदर चारपाई में बैठ के आना पड़ रहा है वापस। ये अपने अंदर एक बड़ा सवाल है। फिलहाल ऐसे तमाम वीडियो आगरा से हमने दिखाए हैं, लेकिन उसके बावजूद कार्रवाई के नाम पर कुछ भी नहीं है। कुछ दिन ये वीडियो चलेगा और उसके बाद दोबारा से विकास कागजों और फाइलों में चलता रहेगा। मनोज। हाँ बिल्कुल अजेंद्र, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो ये तस्वीरें निश्चित रूप से कहीं ना कहीं शर्मसार भी करने वाली हैं और जिम्मेदारों को अपने गिरेबान में झांकने के लिए मजबूर भी करते हैं कि आखिर जिनको जिम्मेदारी दी गई थी व्यवस्था परिवर्तन की, व्यवस्था बनाने की, व्यवस्था मुहैया कराने की, उन्होंने कितनी व्यवस्था मुहैया कराई है। और अब हम बात करेंगे, बारिश ने खोली भ्रष्टाचार की पोल। रामपुर जिले में हो रही लगातार मूसलाधार बारिश ने एक बार फिर नगर पालिका के विकास और जल निकासी के दावों की पोल खोल दी है। भारी बारिश के चलते शहर के कई प्रमुख इलाकों और कॉलोनियों में जलभराव की गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है, जिससे आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। शहर की पौष कॉलोनियों में शुमार साईं विहार सहित कई अन्य रिहायशी इलाकों में नालों का पानी ओवरफ्लो होकर सड़कों और गलियों में भर गया है। स्थिति यह है कि स्थानीय लोगों के घरों के बाहर तक पानी जो है वो जमा हो गया है, जिससे उन्हें घरों से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है। विशाल सक्सेना हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ रामपुर से जुड़ गए हैं। विशाल, मूसलाधार बारिश ने नगर पालिका के जो दावे हैं रामपुर में साफ तौर पर खोल दिए हैं। जिस तरीके से नालों का पानी ओवरफ्लो होकर गलियों और सड़कों में भर रहा है, क्या यही जो है समय से रहते कार्रवाई की गई थी, सफाई की गई थी नालों की? बिल्कुल, देखिए मनोज, रामपुर में लगातार मूसलाधार बारिश ने नगर पालिका की पोल खोल कर रख दी है। और सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ा सवाल ये साबित होता है कि आखिर नगर पालिका प्रशासन की ओर से साफ सफाई कराई जाती है, लेकिन जो दावे हैं वो कहीं ना कहीं खोखले साबित नजर आते हैं। हालांकि रामपुर प्रशासन की ओर से नालों का निर्माण कराया जा रहा है, नए नाले बनाए जा रहे हैं, नालों की सफाई भी हो रही है, लेकिन क्या आखिर वो सिर्फ जो कार्य है वो खाली देखने का ही साबित रह गया है? क्योंकि लगातार 10 घंटे की मूसलाधार बरसात ने रोड पर पानी खड़ा कर दिया है। चाहे वो साईं विहार कॉलोनी की बात कर लो या फिर लक्ष्मी नगर या फिर अन्य जगहों की, रामपुर की सड़कें जलमग्न होती नजर आ रही है और जगह जगह बरसात का पानी खड़ा होता नजर आ रहा है। अब चाहे कोई मंदिर जाए या फिर बच्चा छात्र स्कूल, उसको गंदे पानी से, नाले के गंदे पानी से, बरसात के गंदे पानी से गुजर कर ही अपनी मंजिल तय करने के लिए मजबूर हो गया है। और यात्रा करने को जो सफर है वो कहीं ना कहीं एक बाधित बन के रह गया। आप देख रहे होंगे तस्वीरों में कि किस तरह जो गंदा पानी है, न बरसात का पानी है नालों का, उससे लोग गुजरने को मजबूर है और साथ ही साथ जो आवागमन है वो भी बाधित होता नजर आया है। बिल्कुल बिल्कुल विशाल, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो कहीं ना कहीं नगर पालिका के जो दावे हैं और वो कहीं ना कहीं धराशायी होते नजर आ रहे हैं और जो हकीकत है वो सब सामने आती नजर आ रही है। फिलहाल हमारे स्पेशल बुलेटिन में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।